Let us begin chapter number 4 climate, class 9th geography. ओके तो एक प्लेस है, कोई एक कंट्री है, उस कंट्री की अगर आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानना है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, वहाँ पे लैंड फॉर्म्स कैसी हैं, जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हो। दूसरा, वहाँ के जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है, जो कि आप चैप्टर 3 में देख के आ चुके हो। और नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। अब देखते हैं क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि अप्रॉक्स 30 साल में एक बड़े से एरिया में कैसा वेदर कंडीशन थे, उसका एवरेज जो होता है ना कहीं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब वेदर क्या हो गया, बट हमें लगता था कि क्लाइमेट और वेदर सेम है, लेकिन नहीं, क्लाइमेट और वेदर सेम चीज़ें नहीं हैं। वेदर ये है कि इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर की क्या स्टेट है, अभी जिस टाइम भी आप ये लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे आपके आसपास कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो वेदर है। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन चल रहा था उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। लेकिन क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो रीजंस हैं, वो सेम है। जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो वेदर चेंज होगा, वेदर चेंज हुआ और काफ़ी टाइम तक चेंज ही रहा तो क्लाइमेट भी चेंज हो गया। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अगर आप नोटिस करो तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही दिन के अंदर सुबह तो अच्छे से सनी डे था, सूरज निकला हुआ था, शाम के टाइम पे बारिश हो गई। होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी जब अगर आप पिछले महीने तक का देख रहे हो कि पिछले महीने में कैसा एटमॉस्फियर था, कैसा वेदर था, पिछले हफ्तों में कैसा एटमॉस्फियर था, तो आप बोलोगे कि गर्मी का मौसम था या सर्दी का मौसम था। तो जो जर्नलाइज्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, हम ये नहीं दिख रहे कि एक दिन में एक मौसम कितना चेंज हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। जो पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से जो मौसम चलता आ रहा है उसको जर्नलाइज करके कि कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थे, सालों को जो है हमने सीजन्स में डिवाइड कर दिया। विंटर सीजन, समर सीजन या रेनी सीजन। और इसी तरीके से वर्ल्ड को भी हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिफाइन कर देते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। इंडिया का क्लाइमेटिक रीजन देखें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। और मॉनसून की डेफिनेशन आ गई तो मॉनसून क्या है, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा आपको, पर्टिकुलरली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। अच्छा, अब एक चीज़ और, जनरल पैटर्न हमें दिख गया। जैसे हम इंडिया की बात करें, मैंने तुम्हें बता दिया कि जनरल पैटर्न, जनरल क्लाइमेट की कंडीशन जो इंडिया की है वो मॉनसून टाइप की है। लेकिन रीजनल वेरिएशंस हमारी कंट्री में है। अब आप बोलो राजस्थान का एग्जांपल, कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कितनी ज़्यादा वहाँ गर्मी हो जाती है, पानी इतना कम है वहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है? नहीं कह सकते। बट इंडिया का जर्नलाइज क्लाइमेट मॉनसून है। कहने का मतलब ये है कि जनरल पैटर्न मॉनसून है, बट रीजनल वेरिएशंस जो हैं विद इन द कंट्री क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो हो सकते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर कितना होता है उसको कंपेयर कर लो आप राजस्थान से, या एक ये वाला एग्जांपल दे रखा है डू यू नो के बॉक्स में। ये शो करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर इंडिया का कह दिया मॉनसून क्लाइमेट है तो हर एक स्टेट में मॉनसून 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 नहीं। कुछ ना कुछ रीजनल वेरिएशंस ड्यू टू रिलीफ फीचर्स, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये तो हमने टेम्परेचर के बेस पे देखा कि टेम्परेचर के बेस पे कैसे एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग रीजन्स में रीजनल वेरिएशन मिल सकती है, कि एक जगह इतनी ठंडी है, एक जगह इतनी गर्म है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वही चीज़ है। हिमालयाज़ की बात करें तो वहाँ स्नोफॉल में प्रेसिपिटेशन होता है। मेघालय की बात करें तो एनुअल रेनफॉल वहाँ 40 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है। लेकिन राजस्थान देखें तो लद्दाख देखें, वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। और हम अगर कोस्टल एरिया देखें तो वहाँ पर तो टेम्परेचर कंडीशंस फ्लक्चुएट होता ही नहीं है इतना, नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, सीजनल कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जनरली जो ये सीजनल कॉन्ट्रास्ट है ये इंटीरियर ऑफ द कंट्री में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो आप ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हो तो रेनफॉल जो है वो कम होती जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है।
और इस वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जिस टेम्परेचर के अंदर वो रहते हैं, कितनी रेनफॉल वहाँ पे आती है, ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग होती है इवन विद इन दी इंडिया इटसेल्फ। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसने कि वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। अब ये इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो थिक वॉल है वो हीट को प्रिवेंट करेगी घर में घुसने से। और फ्लैट रूफ इसलिए क्योंकि वहाँ रेन बहुत कम होती है, और जब थोड़ा बहुत बारिश आती भी है तो रेनफॉल का जो पानी है वो फ्लैट रूफ पे ऊपर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे घरों में। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो तराई रीजन में, गोवा में, मैंगलोर में वो अलग हैं, तो यहाँ पे फ्लैट रूफ्स नहीं होती, यहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। क्यों? क्योंकि रेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी जो है वो उन जो स्लोपिंग रूफ्स है वहाँ से नीचे गिर जाता है स्लोप करके, तो द रेन वाटर कैन ईजिली फ्लो ऑफ टूवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग ऑन द रूफ टॉप। हम असम में हाउस स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो हाउस है वो स्टिल्ट्स पे बनते हैं, लंबी लंबी लकड़ियों के ऊपर हट्स बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि असम एक रीजन है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है मेजॉरिटी ऑफ द ईयर में, जिसकी वजह से फ्लड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फ्लडिंग आप लोग हाउस स्टिल्ट्स पे बनाते हैं, जैसे कि जो पानी है वो घरों के अंदर ना घुस सके। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसके लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि क्लाइमेट एक प्लेस का जो है वो किन किन फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। 6 फैक्टर हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज लेटीट्यूड, सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड, थर्ड इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ इज ओशन करंट्स एंड द सिक्स्थ इज रिलीफ फीचर्स। अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेटीट्यूड की बात करें तो सबको पता है कि जो अर्थ है वो जियोइड शेप का एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें लेटीट्यूड्स आपको दिखेंगे। और अर्थ जो है जैसे वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, तो एक साइड अर्थ की होती है सन की तरफ, एक होती है सन के अगेंस्ट, हमेशा ये चीज़ होती है। तो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे बिकॉज ऑफ देयर लेटीट्यूड जो हीट है वो हर जगह अलग अलग रिसीव होती है, जो सोलर एनर्जी है वो हर जगह अलग अलग रिसीव होती है। तो जहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर सन की रेज कम रिसीव होती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एयर टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, यानी कि इक्वेटर की तरफ जाते जाते जो ठंड है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी उस एरिया में कम है, ठीक है। सेम केस है ऑल्टीट्यूड का। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट में बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होता रहता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है। अगर आप हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से ऊपर उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख के रीजन में जाओ, ऑल्टीट्यूड आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, और जो हवा है वो भी आपको साफ दिखती जाएगी, यानी कि जो एटमॉस्फियर है वो लेस डेंस हो रहा है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि एक जगह का लेटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड क्या है। तो लेटीट्यूड ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर को डिफाइन करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और लेटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड भी एक जगह की प्रेशर और विंड सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो प्रेशर और विंड सिस्टम भी एक जगह के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो सी के पास रीजन्स हैं, टेम्परेचर उनमें मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता रहता है, जो ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ना सी का, ये कम होता रहता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस यानी कि जितना सी के पास हो टेम्परेचर उतना मॉडरेट होगा, जितना सी के दूर हो टेम्परेचर जो है उतने एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है समर्स के टाइम पे, या ठंड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो जो ये कंडीशन है ना, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। द नेक्स्ट फैक्टर इज ओशन करंट। जो कोस्टल एरियाज हैं, अगर वहाँ पे जो सी से करंट्स आ रहे हैं वो गर्म है, यानी कि वार्म ओशन करंट्स हैं, तो जो एयर होगी उस रीजन की वो भी गर्म होगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
अब सी जो है वो ठंडी है तो कोल्ड ओशन करंट्स होंगे, कोल्ड ओशन करंट्स हैं तो उस रीजन की कोल्ड एयर होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ओशन करंट जो है वो भी एक मेजर कंट्रोल है एक जगह का क्लाइमेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिलीफ। रिलीफ भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि एक जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जो हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करती हैं फॉर अ कोल्ड और हॉट विंड। ठीक है, अब जैसे जो हिमालयाज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आती है वो हिमालयाज़ को टकराती है और वहाँ पे बारिश हो जाती है, लेकिन जो हिमालय के पीछे वाला एरिया है वहाँ तक वो मानसून विंड्स नहीं पहुँच पाई, तो इसीलिए वहाँ पे बारिश नहीं हुई। ये मानसून विंड क्या है, सारी चीज़ें आप छोड़ो, सिंपल सी एक चीज़ अभी कंसेप्ट सुनो, ये आगे पढ़ेंगे वैसे, बट अभी सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि जो रिलीफ है वो भी एक जगह का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, मान लो माउंटेन्स है कहीं पर, माउंटेन्स पे ऐसी विंड टकरा गई जो पानी लेके आ रही थी अपने साथ, बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही थी, तो वो टकरा गई तो वहीं बारिश हो गई। अब जो विंड्स है वो माउंटेन के पिछली साइड नहीं जा पाई ना, तो पिछली साइड बारिश नहीं होगी। तो इसीलिए जो रिलीफ है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है एक क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में एक जगह का। अब देखो क्वेश्चन है ये कि वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। जो वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में क्यों होते हैं? तो देखो इसका आंसर ये है कि वहाँ पर जो विंड्स आती है ना, लाइक वो इतनी ड्राई होती है कि वहाँ रेनफॉल ही नहीं होती, तो इसलिए वो डेजर्ट्स है। कौन सी विंड आती है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स, डिटेल में आगे बताऊंगी, लेकिन अभी जो इसका आंसर है सिर्फ ये समझ लो कि जो यहाँ पे विंड्स होती हैं, जो प्रीवेलिंग विंड्स यहाँ इस रीजन में होती हैं वो ड्राई विंड्स होती हैं जिसकी वजह से कोई बारिश नहीं आती। प्रॉपर आंसर देखोगे तो ये लिखोगे कि because the prevailing winds in the tropics are tropical easterly winds, and the tropical easterly winds become dry by the time they reach the western margins of the continents, so they bring no rainfall, and no rainfall means deserts. ये इसका प्रॉपर आंसर है, समझाऊंगी बाद में, बट अभी समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ देख लो कि कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे ऐसी विंड्स होती है जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, वो बिल्कुल ही ड्राई होती है, तो इस वजह से रेनफॉल नहीं होती, तो ऑब्वियसली वहाँ वो जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया होगा। अगर हम देखें कि जो ये फैक्टर अभी हमने पढ़े, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स अभी हमने पढ़े, ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था लेटीट्यूड। अगर हम देखें तो इंडिया में एक मेजर लेटीट्यूड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के मिडिल से पास करता है, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ठीक है, जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, यानी कि ये जो इंडिया का रीजन है यहाँ पे है ट्रॉपिकल एरिया, तो यहाँ का क्लाइमेट हुआ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जितना भी बाकी रिमेनिंग एरिया बच गया ट्रॉपिक के नॉर्थ में, ये वाला एरिया ये लाई करता है सब ट्रॉपिक में, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्थ में अगर हम अब देखो जैसे नॉर्थ में यहाँ पर हिमालयाज़ है, यहाँ से कोल्ड विंड्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ नॉर्थ में हिमालयाज़ हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जब कोल्ड विंड्स आती है इंडिया की तरफ, तो हिमालयाज़ की वजह से वो इंडिया में नहीं घुस पाती, तो इसी वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो ये ऑल्टीट्यूड की वजह से इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। एक चीज़ ध्यान से देखना, मान लो ये अर्थ है और ये सन है, सन से यहाँ पे रेज आ रही है, मैक्सिमम रेज कहाँ आ रही है यहाँ पर, ये क्या है इक्वेटर, मैक्सिमम सनरेज यहाँ पर है। ये एक एरिया है लो प्रेशर का, ये एक एरिया है हाई प्रेशर का। एक जगह का प्रेशर कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि वो जगह किस लेटीट्यूड पे है और कितने ऑल्टीट्यूड पे है। तो इक्वेटर पे जो प्रेशर है वो लो है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ के जो एयर मासेज है, एयर मासेज बोल रहा है मैंने, विंड नहीं बोला, यहाँ पे जो एयर मासेज है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अब ऊपर की तरफ वो उठ रहे हैं और अर्थ की रोटेशन की वजह से फिर वो इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं,
एग्जाम्पल देखो, आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी जेब में पेन था, पेन नीचे गिर गया, आप आगे चले जाओगे, पेन पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ऐसे ही अर्थ रोटेट कर रही है, साथ साथ ये एयर मासेस भी चल रहे हैं, दोनों में वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से ये जो एयर मासेस हैं डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये हाई प्रेशर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए। अब ऐसा तो नहीं है कि हाई प्रेशर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए तो ऊपर ही चलते जाएंगे पोल्स की तरफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन सारी के सारे एयर मासेस लो प्रेशर से यहाँ हाई प्रेशर पे आ गए तो यहाँ पर भी भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये जो है ना आपके ये जो एयर मासेस हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट हुए, ये ऐसे है, यहाँ पर ये चीज जो है ये ऐसे है, तो ऐसे क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हुई हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में स्ट्रेट लाइन में? इसका कारण है कॉरियोलिस फोर्स या फेरेल्स लॉ। कॉरियोलिस फोर्स या फेरेल्स लॉ, इसके अंदर ये क्या होता है कि अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जब विंड्स, अब ये विंड की बात है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड मूव कर रही है सरफेस पे, ये एयर मासेस थे कि एयर मास यहाँ से राइज हुआ, डाइवर्ट हुआ, यहाँ आ गया एयर मास, यहाँ बहुत सारे एयर मास इकट्ठे हो गए, तो जो इसलिए जो विंड है ना वो आपकी सरफेस पे चलने लगी, तो जो सरफेस विंड है वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है। ठीक है, अब ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट हो गई, उसका रीजन है कॉरियोलिस फोर्स। ऐसे क्यों नहीं आई और ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट हो गई, रीजन इज कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स ये कहता है कि अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें जो विंड है, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, वो इस तरह से क्या हो जाएगी डिफ्लेक्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपनी राइट तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अपनी लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। आगे देखो, द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अभी मैंने बताया कि अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स है वो इस तरह से आती है, तो इस तरह से विंड आ रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई है कि ये ईस्ट से चल रही है। ठीक है, तो ये इससे पता लग रहा है कि जो ये लो और हाई प्रेशर है ये एक विंड की डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो यहाँ पर इंडिया है, तो इसका मतलब इंडिया में भी इस तरह से विंड चल रही है। ठीक है, एक एक्सेप्शन लेकिन यहाँ पर आ जाती है जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एक्सेप्शन है मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स में क्या होता है, मॉनसून विंड्स चलती है इस तरह से, उस टाइम पे यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। कैसे, वो आगे बताऊंगी। तो अभी तक समझ में आ गया कि जो प्रेशर है उसकी वजह से क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो क्रक्स ये निकला कि प्रेशर जो है कहीं ना कहीं वो एक जगह के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो मॉनसून विंड हम आगे पढ़ेंगे, मॉनसून विंड में ऐसे नहीं चलती है आपकी विंड्स, इस तरह से चलती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। मॉनसून में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, रिहर्सल ऑफ द सीजनल विंड्स, तो ये चीज इसमें हम पढ़ेंगे मॉनसून विंड्स में आगे। आगे चलते हैं चैप्टर में। जो प्रेशर और विंड है ना वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। देखो मैंने अभी तक ये बताया था तुम्हें कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ से एयर मास ऐसे ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं, फिर अर्थ की रोटेशन की वजह से हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज कर जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो सरफेस विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो इंडिया है, इंडिया में कौन सी विंड फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, जो कि इस तरह से चलती है ना। और इस तरह से क्यों चल रही है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन जो कि लो प्रेशर का रीजन है उस तरफ क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब ये विंड्स जो है ये अर्थ के सरफेस पे चल रही है, तो सरफेस पे चल रही हैं तो ऑब्वियसली इनमें मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल भी ना बराबर के मॉइस्चर होगा, क्योंकि ये लैंड के ऊपर ब्लो कर रही हैं। तो इसीलिए जो ये विंड्स हैं, इंडिया जो है वो इस रीजन में लाई करता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स फ्लो करती हैं, ब्लो करती है। ठीक है, और मॉइस्चर इनमें है नहीं, तो इसका मतलब इंडिया में तो कभी बारिश होनी नहीं चाहिए, और इंडिया जो है वो एक एरिड रीजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इंडिया में तो बारिश भी होती है, फ्लड्स भी आ जाती हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अब हम वो पढ़ते हैं। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे इंडिया है। समर के टाइम पे क्या होता है ना, जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। रीज़न बताऊंगी आगे जब मॉनसून पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जिस वजह से जो विंड है ना वो इस तरह से ब्लो करती है यहाँ पे साउथ वेस्ट से, यानी कि
समर में इस तरह से ब्लो कर रही है, विंटर में कैसे ब्लो करती थी, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, और अब कैसे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। तो ये क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। और जो ये वाली विंड्स हैं ये इंडियन ओशन से अर्थ की मेनलैंड पे जा रही है, तो मॉइस्चर कैरी करके लेके जा रही है अपने साथ। तो ये जो विंड्स हैं इंडिया में अच्छी खासी बारिश करवा देती हैं, और इनको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं सेकंड फैक्टर, अपर एयर सर्कुलेशन। देखते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, सन की रेज इस तरह से आती है, सबको पता है। अब देखो, सन, अर्थ, मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री है लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है 30 डिग्री मान लो। यहाँ से एयर मास मूव हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और हाई प्रेशर वाले एरिया में आके सबसीड हो जाते हैं। तो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये है अपर एयर सर्कुलेशन। और ऐसी कौन सी विंड्स हैं जो कि अपर एयर सर्कुलेशन में है और इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, वो है जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स क्या है, जो अपर ट्रोपोस्फेयर वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी से जो विंड्स चलती हैं उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। इतनी स्पीड होती है कम से कम उसकी 110 किलोमीटर पर आवर समर्स में और 184 किलोमीटर पर आवर विंटर्स में। और जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं इनका ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट जोन्स में। ठीक है, दो टाइप की होती है ये, एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम पोल्स के आसपास घूमती है और इसका कोई इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया के क्लाइमेट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनका नाम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्यों रखा गया, बिकॉज ये है ही उस एरिया में 27 डिग्री से 30 डिग्री के लेटीट्यूड वाले एरिया में है। अब ये चीज़ पता है ना कि सब ट्रॉपिक वाला रीजन ये है आपका इक्वेटर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है उसको सब ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, इसलिए उसका नाम कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। अब देखो समर्स के टाइम में क्या होता है, जो ये आपकी जेट स्ट्रीम है वो हिमालयाज़ के नॉर्थ में होती है, और विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालयाज़ के साउथ में होती है। अब इसकी लोकेशन समर्स में हिमालयस के नॉर्थ में है और विंटर्स में हिमालय के साउथ में है। वो क्यों है वो जब मानसून पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि समर्स में यहाँ पे मानसून विंड होती है, हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विंड। अब मान लो समर्स के टाइम पे जो जेट स्ट्रीम है वो भी आपके हिमालय के साउथ में होती है, लेकिन वहाँ तो मानसून विंड पहले ही थी, तो जेट स्ट्रीम जो है वो मानसून विंड को उड़ा के ले जाती, तो कोई बारिश ही नहीं होती। तो जो मैंने बताया था कि इंडिया का जो प्रेशर और विंड वाला रीजन है वो बहुत यूनिक है, उसका एक फैक्टर ये भी है कि समर्स के टाइम पे साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स हैं वो बारिश कर रही हैं, इसलिए भी कर पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम उस टाइम इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, हिमालयाज़ के पीछे है, हिमालयाज़ के नॉर्थ में है। ठीक है, लेकिन जब विंटर्स में जेट स्ट्रीम साउथ में हो रही हैं तो इसका क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया के क्लाइमेट पे, तो देखो इसका ये इन्फ्लुएंस है कि जब ये साउथ में चल रही हैं आपकी जेट स्ट्रीम्स, उस टाइम पे जो इंडिया में बारिश हो रही है ना वो हो रही है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, नॉट बिकॉज ऑफ योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है ये देखते हैं। अब देखो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन नेशंस है, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, अब एक चीज़ सबको पता है, विंटर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि विंटर सीजन में क्या होता है। अब सबको ये बात पता है कि जो लैंड है वो पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है और ज़्यादा जल्दी ही गर्म होती है। तो लैंड में जनरली हाई प्रेशर हो गया और सी में लो प्रेशर हो गया, तो लैंड और सी में प्रेशर वेरिएशन की वजह से इस रीजन में टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं। टेम्परेट क्यों, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में बिलोंग करता है, बताया था ना, टोरिड जोन, फ्रिजिड जोन, फिर ये टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे हो जाते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन की वजह से इस रीजन में जनरली क्या आ जाती है, आपकी बारिश आ जाती है, सर्दियों की बात चल रही है। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब मैंने आपको बताया था जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम जो है वो इस तरह से आ रही है। अब देखो जब जेट स्ट्रीम आपकी यहाँ से पार करके इंडिया में आएंगी, अब यहाँ पे कैसी हवा है, ठंडी हवा है, विंटर की हवा है और मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं। ठीक है, तो ये मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स जेट स्ट्रीम, जो कि एक हाई स्पीड वेलोसिटी विंड है जेट स्ट्रीम, राइट। तो जेट स्ट्रीम इन मॉइस्चर लेडन विंड्स को इंडिया में लेके आ रही है, कब,
विंटर्स में। अब मैंने ये बताया था कि विंटर्स में जो जेट स्ट्रीम इंडिया में आती है वो हिमालयाज़ के साउथ में आती है। अब जेट स्ट्रीम यहाँ से आई, इन्हें मिलेगी बीच में हिमालयाज़। अब हिमालय के आर पार तो ये जा नहीं पाएंगी, नहीं जा पाएंगी ना विंड्स, तो क्या करेंगी, ऐसे आते हुए ऊपर की तरफ चढ़ेंगी यहाँ से हिमालयाज़ पे। अब लेकिन पानी भरा हुआ है इन विंड्स में, बहुत भारी है, तो हिमालय पे टकरा कर ये यहीं बारिश कर देती है विंटर्स में इंडिया में। ठीक है, तो ये थे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से कैसे इंडिया में बारिश करती है। लेकिन इंडिया के लिए डिस्टर्बेंस नहीं है, इंडिया में ये उन फार्मर्स को हेल्प करता है जिनके पास ट्यूबवेल्स वगैरह या इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रेनफॉल की वजह से यहाँ पर इरिगेशन हो जाता है क्रॉप्स का विंटर्स के टाइम पर। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखो इसकी जो बुक में दे रखी है, पुरानी बुक में दे रखी है, नई प्रिंटेड बुक्स में नहीं है, बट कंसेप्ट अच्छा है तो मैंने कवर करा दिया है यहाँ पर। डेफिनेशन सुन लो। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the north and northwestern regions of India. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। साइक्लोन तो सबको पता ही होंगे, ये साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पर जो साइक्लोन अकर हो रहे हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब हम इंडिया की कंसेप्ट से देख रहे हैं चीज़ों को, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मानसून सीजन में यानी कि जून जुलाई के टाइम पे और अक्टूबर नवंबर में अकर करते हैं इस ट्रॉपिकल रीजन में। तो इंडियन ओशन में भी उसी टाइम पे अकर करेंगे। अब हमें पता है कि लैंड का हाई प्रेशर एरिया है, वाटर का यानी कि इंडियन ओशन जो है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो विंड यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे साइक्लोन बन गया। विंड हाई से लो पे आ रही है, इवन कोरोलिस फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ साइक्लोन बन गया। अब ये साइक्लोन जो है इंडिया के कोस्टल रीजन के पास आता है, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश कर देता है, फ्लड्स भी ले आता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर देता है। तो ये था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो कैसे इंडिया के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो जो ये वाला टॉपिक था प्रेशर एंड विंड का, इसके तीनों पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। तो ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है कि लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड्स जो हैं वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं इंडियन मॉनसून के बारे में। देखो जो ब्लैक लाइन से ये इक्वेटर है, ऊपर ब्लैक लाइन जो है वो इंडिया की बाउंड्री है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स किस तरह से फ्लो करती हैं, जो आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है। ठीक है, अब मॉनसून की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वो है रिवर्सल ऑफ द सीजनल विंड, और ये भी पढ़ा था कि मॉनसून जो इंडिया में आती है वो साउथ वेस्ट विंड की वजह से आती है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन है ये इस शेप की कैसे हो गई, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स थी वो रिवर्स होकर साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में कैसे फ्लो कर गई। जबकि मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे करती है ब्लो, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर था, लेकिन अब साउथ वेस्ट जो है वो इक्वेटोरियल से ऊपर फ्लो कर रही है, यानी कि इक्वेटोरियल वाले रीजन में हाई प्रेशर हो गया और ऊपर लो प्रेशर है। ये स्टडी करना है कि ये कैसे है। अब ये जो फिनोमेना है, सबसे पहले जो इंडिया में सेलर्स आते थे ना दूसरे दूसरे देशों से, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था, और जो इसका नाम मॉनसून है वो अरब के जो सेलर्स थे, अरब के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने इसका नाम ये रखा था। अब देखो होता क्या था, जब सर्दियाँ थी तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न विंड ब्लो कर रही है, तो वो क्या करते थे अपने शिप्स को इंडियन ओशन कोस्ट पे रख देते थे, वहाँ से वो विंड की हेल्प से अपने आप उनके जहाँ से वो आए वहाँ पहुँच जाती थी। लेकिन समर के टाइम पे यहाँ पे साउथ वेस्ट विंड जो है वो ब्लो करती थी, तो जहाँ से उनको आना होता था ना वहाँ पे वो निकल जाते थे अपनी शिप को लेके, और विंड की हेल्प से वो जल्दी से इंडियन ओशन तक पहुँच जाते थे। तो ऐसे उनको ये जो रिवर्सल ऑफ विंड्स हैं ये उनको हेल्प भी करती थी।